नमस्कार। आज की कहानी है अरुणिमा सिन्हा की कहानी शून्य से शिखर तक। एक ऐसी वीरांगना जिसने अपने शारीरिक कमजोरियों को दरकिनार कर विश्व में अपनी पहचान बनाई और अपना नाम किया। एक ऐसी भारतीय वीरांगना की कहानी आइए सुनते हैं। अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट इंडियन एम्प्यूटी टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। ये पहली इंडियन एम्प्यूटी थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। एम्प्यूटी मीन्स का मतलब होता है शरीर के हिस्से को काट देना। उसके शरीर के किसी हिस्से को काट दिया जाता है तो उसे एम्प्यूटी कहा जाता है। ये पहली भारतीय महिला जो शारीरिक तौर पर विकलांग थी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और उसके समिट तक, उसके शिखर तक पहुंची। ये विश्व में दूसरी एम्प्यूटी महिला भी बनी, भारत की पहली और विश्व की दूसरी एम्प्यूटी महिला जिन्होंने ये टारगेट अचीव किया है। अरुणिमा सिन्हा से पहले रोहंदा ग्राहम यूएसए की एक एम्प्यूटी थी जिन्होंने 2011 में ये टारगेट अचीव किया था। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा, भारतीय मूल की अरुणिमा सिन्हा दूसरी एम्प्यूटी महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंची और उसके लिए 2015 में उन्हें पद्मश्री, जो भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया गया। अरुणिमा सिन्हा बचपन से ही खेल के प्रति उनका लगाव बहुत ज़्यादा था। वो एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी और उसने डिसाइड किया था अपनी लाइफ में कि अब मैं कोई ऐसा पार्लियामेंट्री फोर्स का जॉब ज्वाइन करूंगी जिसमें वो अपने पैशन, जो स्पोर्ट्स के प्रति उसकी जो लगाव है, जो झुकाव है स्पोर्ट्स की तरफ, वो पूरा कर सकूं। जो फोर्सेस में, पार्लियामेंट्री फोर्सेस में एम्प्लॉयज जो होते हैं, उनकी टीम होती है, उस टीम में जो के स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उनको उस टीम में काम दिया जाता है, टीम में लिया जाता है। तो वो सोचकर ही उसने प्लान किया था कि मैं ऐसी जगह जॉब करूंगी जहां मुझे मेरा जो पैशन है खेल के प्रति वो भी पूरा हो सके और मैं अपनी जीविका भी चला सकूं, अपनी नौकरी करके अपनी महीने की सैलरी भी उठा सकूं। लेकिन उसके नसीब और उसके फ्यूचर में तो कुछ और ही लिखा था। 11 अप्रैल 2011 के रात की बात है जब वो दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन में वो बैठी, वो जा रही थी दिल्ली के लिए और रास्ते में ही उसे कुछ लोकल रॉबर्स, जो लोकल डकैत कह सकते हैं, जो छीना झपटी करते हैं, चोर होते हैं, वो उस ट्रेन के उस बोगी में चढ़ गए जिसमें वो अकेली बैठी हुई थी। वहां पे कोई और नहीं था। उन लोगों ने उसने अपने गले में एक सोने की चेन पहनी हुई थी जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया हुआ था। वो चेन छीनने की कोशिश की उससे, पर क्योंकि वो उसके माँ का दिया हुआ गिफ्ट था, वो देना नहीं चाह रही थी। उसने बहुत रोकने की कोशिश की और पर वो नंबर में ज्यादा थे, जेंट्स थे, वो उन्होंने बहुत जबरदस्ती की। हालांकि क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स लेडी थी, एक खिलाड़ी थी, एथलीट होने की वजह से अपने शरीर से जितना हो सके उसने उनसे लड़ने की, उनसे अपने चेन को बचाने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि वो अकेली थी, वो उनसे जीत नहीं पाई। उन्होंने उसकी चेन छीनी और सिर्फ चेन ही नहीं छीना, उन लोगों ने उसके बाद, चेन छीनने के बाद, उसे चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया। चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया और वो जब ट्रेन से गिरी तभी बगल के पटरी से दूसरी ट्रेन गुजर रही थी। उसके नीचे उसका पैर आ गया। उसका पैर आने की वजह से वो पूरी तरह से क्रश हो चुका था उसका पैर। अगले दिन सुबह जब लोगों की नजर पड़ी, उसे हॉस्पिटल में ले आया गया। वहां पे जाने के बाद डॉक्टर्स के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि ट्रेन उसके पैरों के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजरी हुई थी। तो
कोई और रास्ता नहीं था, उसके घुटने के नीचे से पूरा उसका पैर डॉक्टर्स को काटना पड़ा। अगर नहीं काटते तो वो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता, इसलिए वो बहुत ज़रूरी था। और जो उसका जो राइट लेग था, लेफ्ट लेग को तो काटना पड़ा, राइट लेग था वो भी पूरी तरह से खराब ही समझ सकते हैं, हो चुका था एक्सीडेंट की वजह से। तो उसके अंदर भी रॉड डाला गया, उसके नी से लेकर एंकल तक, पूरे घुटने से लेकर उसके एंकल तक रॉड लगाया गया सीधे पैर में, और लेफ्ट पैर को तो काटना ही पड़ा। उसके बाद हॉस्पिटल में अरुणिमा ने 4 महीने गुजारे। हॉस्पिटल कौन सा था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में है, उसमें उसे एडमिट किया गया था। वहाँ उसने पूरे 4 महीने निकाले। और एक दिन जब वो बेड पर ऐसे लेट के हॉस्पिटल के बेड में वो आर्टिकल पढ़ रही थी, अभी 4 महीने बैठे क्या, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, मैगजीन्स वही सब पढ़ा करती थी। वो पढ़ते हुए उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ था। माउंट एवरेस्ट की एक किसी भी जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, उनके लिए वो एक सपना होता है कि वहां तक कोई पहुंचे। उसी समय उसने डिसाइड किया कि अब मैं ये काम करूंगी, मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करूंगी। और उसके बाद उसने ये जोश और ये उत्साह कैसे आया, उसने इंस्पिरेशन ली युवराज सिंह, जो कि एक बहुत फेमस क्रिकेटर्स है, जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर वो वापस आए। तो परेशानियों से लड़कर वापस आना, वैसे जो ऐसे लोग हुए हैं उनकी कहानियों को उसने पढ़ा और उससे इंस्पिरेशन लिया, और उसके बाद में वो अपने इरादे पे को एकदम उसने पक्का किया कि अब मैं ये काम करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अब अपना एक सपना रखना है और मुझे ये पूरा करना है। मैं इसे अपनी कमजोरी नहीं, आज जो मेरी हालत है उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। तो वो कहती है कि लोग आते थे मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में, अपनी सिंपैथी दिखाते और कुछ ऐसे शब्द, अरे बेचारी अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओ, अब तुम वॉलीबॉल खेल ले, क्योंकि वो एक अच्छी वॉलीबॉल प्लेयर थी, तो वॉलीबॉल खेल नहीं पाओगे इस बेचारी सी लड़की के साथ, बहुत बड़ा हादसा हो, मतलब सब ऐसे सिंपैथी दिखाते थे। तो वो उसे अच्छा नहीं लगता था कि मुझे ऐसा कमजोर क्यों बता रहे हैं लोग। तो उसने एकदम एक्सट्रीम डिफिकल्ट डिसीजन, ऐसा डिसीजन लिया, ये बहुत मजबूत डिसीजन लिया कि अब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगी। ओके। हालांकि उसको एक ऑलरेडी, क्योंकि ट्रेन सरकारी सेवा है, उसमें वो हादसा हुआ था, तो रेलवे के तरफ से उसे जॉब भी ऑफर किया गया था, ऑफिस जॉब की। पैर ठीक नहीं है तो वो और तो कुछ कर नहीं सकती, तो ऑफिस का जॉब ऑफर किया गया था, लेकिन उसने ना कर दिया। ओके। हालांकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकती थी कि पैर वैसे हैं, नौकरी मिल रही है, चलो 9 से सुबह 9 से शाम के 5 की जॉब है, बैठूं करूं और अपनी जिंदगी चलाऊं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो ये जो इंसिडेंट और ये जो हादसा हुआ था मेरे साथ, उसको इतना तोड़ मड़ोड़ के न्यूज़पेपर में, मीडिया में इस तरह से दिखाया गया कि मुझे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि इतनी कॉन्स्पिरेसी थियरी निकली, कितने सारे बातें बनी कि कोई बोल रहा था कि मैं बिना टिकट सवारी कर रही थी, और जब टीटी आया तो मैंने ट्रेन से जंप किया, और ये पनिशमेंट से बचने के लिए। और कोई बोल रहा है कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, मतलब ऐसी ऐसी खबरें फैलने लगी चारों तरफ। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं मजबूत थी, मैंने लड़ाई की, मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, मुझे धक्का दिया गया। ये सच्चाई लोगों को नहीं बताई गई, पेपर में कुछ और ही कहानियां निकलने लगी, मीडिया में। तो ये जो चीज था, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। अपने आप को प्रूफ करने के लिए मैंने तभी डिसाइड किया कि मैं इन लोगों के ये जो फेक थियरीज मेरे बारे में निकल रही है, उसको गलत साबित करने के लिए मैं कुछ बड़ा अचीव करूंगी, कुछ ऐसा जो नॉर्मल हर कोई सोच नहीं सकता, मैं ऐसा कुछ करके अपने आप को साबित करना है मुझे। यही सोचकर उसने
ये डिसाइड किया कि अब मैं माउंट एवरेस्ट में की चढ़ाई करूंगी। जनरली तो उसके इरादे इतने मजबूत थे कि जनरली जब वो वहाँ से बेड से रिकवर हुई, उसे व्हीलचेयर पे लाया गया और उसको आर्टिफिशियल जो पैर लगाया गया, उससे चलने में शुरुआत में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा चलना पड़ता है। तो बोला जाता है कि जो जनरली लोगों को आर्टिफिशियल पैर लगा के वो प्रैक्टिस करके चलने में जहाँ महीनों लग जाते हैं, वहाँ इसने बस 2 दिनों में ही चलना शुरू किया, क्योंकि उसका इरादा, उसको अपना फोकस, अपना टारगेट एकदम दिख रहा था। उसका विल पावर उसने इतनी मजबूत कर ली कि 2 दिन में ही वो उस पैर से चलना शुरू कर रही, क्योंकि उसका फुल फोकस वहीं पे था। और उसके बाद जब उसे डिस्चार्ज मिला तो वहाँ से वो घर नहीं गई, वो सीधे बचेंद्री पाल आप सब जानते होंगे कि इंडिया की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, तो वो उनसे मिलने के लिए सीधे उनके पास गई और वहां जाकर उनसे बात की कि मेरा ऐसा इरादा, मैं ये करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, मैं माउंट एवरेस्ट के समिट तक पहुंचना चाहती हूँ। तो बस एक बचेंद्री पाल और उसके परिवार के लोग ही उसकी इस सोच में सपोर्ट कर रहे थे, बाकी किसी का उसे सपोर्ट भी नहीं मिला। सबका यही था कि ऐसे हालत में ऐसी सोच क्यों रखती है, ये क्यों कोशिश कर रही है जब कोई नहीं कर पाता। एक आम नॉर्मल इंसान के लिए माउंट एवरेस्ट के समिट तक पहुंचना आसान नहीं है, तो ये क्यों ऐसा सोच रही है। लेकिन बचेंद्री पाल ने सपोर्ट किया, उसके परिवार ने उसका साथ दिया। तो अब उसने इस चीज को सीरियसली लिया और उस मोमेंट ही उसने जब उसने एकदम डिसाइड कर लिया कि अब मुझे उस पर अपना परचम लहराना ही है माउंट एवरेस्ट में, तब मेरे जो अंदर की डिसेबिलिटी वाली फीलिंग थी, जो मुझे अंदर से एक फील आ रहा था कि मैं आम लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूँ, वो जो सोच थी वो धीरे धीरे फीकी होने लगी। मैं भूल गई कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ। मेरा इरादा इतना मजबूत हो गया कि बस मुझे अब अपने इस बाहरी दुनिया को अपने अंदर की शक्ति दिखानी है। मैंने अपना मन बनाया और बछेंद्री पाल से मिलने के बाद मैं घर वापस नहीं गई। मैंने तुरंत नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो ट्रेनिंग ज्वाइन किया और वहाँ पे अपने बेसिक जो कोर्स थे वो ज्वाइन करने के बाद मैं जो डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है, उसमें जाने के पहले काफ़ी सारी ट्रेनिंग लगती है, तो वो ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट किया। 18 महीने तक अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया उस बड़े दिन के लिए जब मैं वो मेरा सपना पूरा करना शुरू करूं। वहां जाने के पहले मैंने सारे तरह की ट्रेनिंग की। ओके, जो छोटे छोटे जो पीक्स थे, पर्वत वगैरह, उस पे चढ़ के कुछ ट्राई किया। हर तरह के जो बेसिक ज़रूरतें होती है चढ़ाई के लिए, जितना है अपने आप को मजबूत करने के लिए, मैंने वो सारी प्रैक्टिस की। और उसके बाद टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने इसके अरुणिमा को एक स्कॉलरशिप ऑफर किया कि जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं माउंटेन पे चढ़ने के लिए, वहाँ चढ़ने के लिए काफ़ी सारे खर्चे पड़ते हैं, चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो जो भी ज़रूरत होगी उसके लिए जो पैसों के खर्च होंगे वो पूरा टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने अपने तरफ से देने का वायदा किया। अब वो दिन आ गया जब उसकी चढ़ाई शुरू होनी थी। तो उनका जो लोकल गाइड था, शेरपा कहते हैं, जो साथ में जाते हैं या जिनको वो जो वहाँ के लोकल रहवासी होते हैं, वो एक उनके साथ होता है। उसने इसके साथ जाने से मना कर दिया, अरुणिमा के साथ जाने से मना किया, क्योंकि उसका कहना ऐसा था कि इसके साथ जाना जैसे एक सुसाइड मिशन पे जाना है, ये तो आत्महत्या जैसी होगी, क्योंकि ये खुद शारीरिक रूप से कमजोर है, तो इसको ये वहां तक कैसे पहुंच पाएगी। लेकिन अरुणिमा का कहना है कि मैं अंदर से इतनी मजबूत थी और इतने अपने इरादे की पक्की थी कि मैंने उसे भी कन्विंस किया, उसे रिक्वेस्ट किया, उसको समझाया, अपनी इरादे बताए, तो वो तैयार हो गया। 1 अप्रैल 2013 को उन्होंने अपनी वो तैयारी शुरू की।
और माउंट एवरेस्ट में 21 मई 2013 को वो पहुंच गई माउंट एवरेस्ट के समिट तक। 1 अप्रैल 2013 को उसकी वो चढ़ाई शुरू हुई और ठीक 52 दिन के बाद 52 डेज के बाद 21 मई 2013 को वो उस समिट तक पहुंच पाई। तो कहती है कि जब हमने चढ़ाई शुरू की तो जब चढ़ते हैं तो पहले नॉर्मल होता है, जब 3500 फीट के जो समिट है, जो टॉप है, पीक है, उससे 3500 फीट के लेवल पे जब लोग पहुंचते हैं तो उसके आगे का जो एरिया है उसे डेड जोन बोला जाता है। डेड जोन मतलब वो ज़्यादा कठिन, बहुत तकलीफों वाला होता है, वहाँ पे लोग वहाँ से लौटते कम है, परेशानियां बढ़ती है। डेथ जोन के नाम से उस जगह को जाना जाता है। जब वहां हम पहुंचे तो परेशानी ज़्यादा थी, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल मजबूत था। और मैं जब वहाँ पहुंची तो देखी कई सारी डेड बॉडीज अगल बगल पड़ी, मतलब इसलिए उस जगह को डेथ जोन, क्योंकि वहाँ से बहुत मुश्किल होता है ऊपर चढ़ पाना। वहाँ से ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और बाकी सारी ठंड होती है, बर्फ गिरते हैं, अचानक हिम गिरने लगते हैं, तो परेशानियाँ होती है। तो वो कहती है कि मैंने आसपास कई सारी डेड बॉडीज देखी, जो एक इंसान को हिलाने के लिए, डराने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन उसका कहना है कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों से डरी नहीं, सब चीज़ों ने मुझे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं किया। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि एक बांग्लादेशी माउंटेनियर, बांग्लादेश का एक पर्वतारोही था जो साथ में चढ़ रहा था, उसने मेरे सामने अपनी आखिरी सांस ली। मतलब वो चढ़ते हुए वो उसको मैंने मरता हुआ देखा अपनी आंखों से, लेकिन फिर भी मेरा इरादा नहीं डगमगाया। मैं उससे पीछे नहीं हटी। थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को प्रोत्साहित किया और आगे चलने लगी। मैं आगे बढ़ती गई और अरुणिमा का कहना है कि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी बॉडी वैसा ही बिहेव करती है जैसा हमारा दिमाग सोचता है। जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से हमारा शरीर चलता है। तो हमें हमेशा वो चीज़ सोचनी चाहिए जो हमारी बॉडी को मजबूती दे, शक्ति दे, आगे बढ़े। तो मैं अपने आप को बोलती रही, अरुणिमा का कहना है कि मैं अपने आप को बोलती रही कि ना मैं यहाँ से वापस जा सकती हूँ, ना मैं ऊपर पहुँचने तक मर सकती हूँ। उसका एक ही अपने आप को, अपने थॉट को, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि जो हम सोचते हैं वैसे ही हमारा शरीर करता है, तो मैं यही सोचती रही कि अब इस जगह से मैं वापस नहीं जा सकती और मैं बिना ऊपर पहुंचे मैं मर भी नहीं सकती, तो मुझे जाना ही है। तो मेरा जो स्ट्रगल है, क्योंकि एक नॉर्मल पैर नहीं था, शरीर उसका पूरी तरह से मजबूत नहीं था, उससे उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत तकलीफ़ें सहनी पड़ी। तो उसको देखकर भी कई बार मेरे शेरपा ने बीच में कहा कि रहने दो, अब हम वापस जाते हैं, मुश्किल होगा। पर मैं नहीं मानी, मैं बिल्कुल भी आगे बढ़ती रही और मैंने उनकी उस एडवाइस को अनसुना किया, उनको भी साथ में अपने साथ लेके गई। और मैंने उनको कहा कि मैं नहीं मर सकती जब तक मैं माउंटेन पर अपना पताका, अपना झंडा ना लहरा दूं। मैं अपने साथ साथ मैं उनको भी मोटिवेट करती रही और हम आगे बढ़ते रहे। और इसी तरह, इसी सोच के साथ मैं ऊपर पहुंच गई। जब मैं ऊपर पहुंची, सब कुछ चेंज, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। ये ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जो एक उधार की जिंदगी जी रही थी उससे मैं बाहर आ गई और मैं बिल्कुल मेरी जिंदगी, मैं उधार में जी रही थी, उससे बाहर आ गई। और अब ऐसा हो गया था कि एंड पहुंचते पहुंचते उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई का जो सिलेंडर था वो ऑलमोस्ट खत्म होने को आया था, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने को आई थी। लेकिन वो, उसकी फिक्र, उसकी परवाह उसको नहीं थी। उसका बस जो सपना था, वो पीक पर, वो समिट पर पहुंच चुकी थी। उसने अपने बैग में से तिरंगा निकाला और उसे वहां पे गाड़ दिया और उसके साथ में उन्होंने स्वामी विवेकानंद, जो उनका आदर्श थे, जिनको वो अपना आदर्श मानती थी, उनकी फोटो वहां पे लगाई और फिर वहां पे कुछ फोटोज लिए और वीडियोस बनाया, ताकि
नीचे लोगों को प्रूफ कर सके। पता नहीं मैं जिंदा वापस जा पाऊं या ना जा पाऊं, पर ये वीडियो और फोटो लोगों को बता सके कि मैंने जो चाहा था, मैंने जो इच्छा की थी और जो निश्चय किया था वो मैंने पूरा किया है। और वो करने के बाद अब वो वापस आने लगी। लेकिन जैसे वापस आना शुरू हुआ, क्योंकि उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में से ऑक्सीजन का सप्लाई अब खत्म होने को आया था, वो खत्म हो गया। अब वहां पे ऐसा हो गया कि ऑक्सीजन खत्म और बिना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के वहां पे जिंदा रहना आसान या नामुमकिन ही था। तो वो गिर गई। लेकिन उनका कहना है कि जो बहादुर होते हैं उनका नसीब भी साथ देता है, जो कोशिश करता है, जो हिम्मत दिखाता है, उसका किस्मत भी साथ देता है। कह रही कि जब मैं लुढ़कने लगी तो अचानक पता नहीं कहां से एक भरा हुआ सिलेंडर लुढ़कता हुआ मेरे पास आ गया। और वो सिलेंडर वहां आते ही मेरे शेरपा ने फटाफट वो उठाया सिलेंडर और मेरे बदन में जो लैच में है फटाफट मुझे लगाया और फिर मैं आराम से नीचे की तरफ आ पाई। अरुणिमा ने कहा कि मैंने अपना सपना पूरा किया। उसके 2 सपने थे लाइफ में। उन्होंने कहा कि अब मेरे 2 सपने हैं कि जितने माउंटेन हैं, ओके, पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स, दुनिया के जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, जो 7 महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, वो उसके जो सबसे ऊंचे पर्वत जितने भी, हर एक कॉन्टिनेंट का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, मुझे उस पे चढ़ना है। ये मेरा पहला ड्रीम है। और अब तक उसमें से 6 कॉन्टिनेंट के पीक पर वो पहुंच चुकी है, जिसमें से है माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है, 2013 में उन्होंने चढ़ाई की। माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, 2014 में उन्होंने चढ़ाई की। माउंट एल्बरस इन यूरोप में है, यूरोप कॉन्टिनेंट में, 2014 में ही वहां पे भी चढ़ाई की। माउंट सिजुको ऑस्ट्रेलिया में है, वहां अप्रैल 2015 में उन्होंने चढ़ाई की। माउंट एकोंकागुआ साउथ अमेरिका में है, वहां दिसंबर 2015 में ही वहां पे चढ़ी। माउंट कास्डेंस जुलाई 2016 में। मतलब 6 कॉन्टिनेंट को के बड़े माउंटेन, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, उसको उन्होंने कॉन्कर कर लिया टिल 2016। उनका कहना है कि आई वॉज रीबॉर्न एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। मैं जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जब मैं पहुंची तो ऐसा लगा मैं दोबारा से जी गई, मेरी दोबारा से जन्म हुआ है, मेरा दूसरा जन्म हो गया है। क्योंकि वहां पे चढ़ते हुए मैंने सही मतलब समझा कि कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा, लीडरशिप क्या होता है, और लोगों का ताने से बाहर आने के लिए जो अपने अंदर एक उम्मीद, एक विश्वास, एक जज्बा जागनी चाहिए, वो क्या होता है। सही मायने में मैंने वहां चढ़ते हुए ही ये सब चीजें सीखी है। अपार्ट फ्रॉम क्लाइंबिंग पिक्स ऑफ हर लिस्ट, अपने जो उनकी लिस्ट में जो 7 कॉन्टिनेंट में बड़े से जितने जो बड़े माउंटेन्स हैं उसमें क्लाइंब करने के अलावा उसका दूसरा जो ड्रीम था कि वो एक फुल फ्लेज एकेडमी चलाती है जहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड हैंडीकैप बच्चे जो है, जिनको हैंडीकैप है, जो शारीरिक रूप से कमजोर है और उनको किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिल रही है, वो नकारे गए हैं समाज से, लोगों से, उन बच्चों के लिए वो कुछ करे। और उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल एकेडमी नाम से, शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल एकेडमी के नाम से एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई है, जहाँ पे ये जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनको उस एकेडमी में रखा जाता है और उस इंस्टीट्यूट में अच्छे से अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी रखी गई है। बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, और खासकर ये ध्यान दिया जाता है कि वहाँ गरीब बच्चे जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है, उन बच्चों को आर्थिक मदद की भी जरूरत हो, और बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर भी हो, जिसको समाज जल्दी अपनाता नहीं है, वैसे बच्चों को उनकी इस एकेडमी में
रखा जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि भविष्य में वो स्पोर्ट्स की दुनिया में उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। उसकी जो ये माउंटेन्स पे चढ़ने के बाद जो प्राइज वहाँ की गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट देती है, वो सारे पैसे वो इस एकेडमी को फलने फलाने में लगाती है, इस एकेडमी को आगे बढ़ाने में वो सारे पैसे वो वहाँ जाती है, चढ़ती है। उसके बाद जो भी पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा पैसा वो इस एकेडमी के लिए